हाँ तो दोस्तों, हमने पी ब्लॉक में ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक प्रॉपर्टी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। उनके केमिकल रिएक्टिविटी में वो किस टाइप से बिहेव करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स में से कौन से प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले केमिकल रिएक्टिविटी में भी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन कैसे होती है वो देखिए आप। इनके संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे तो वो आता है NH2 मीन्स बाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इनमें से भी पहले पी के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में यूज होंगे, बंध बनाने में काम आएंगे। तो पहले ये केवल इन 2 इलेक्ट्रॉनों को बॉन्डिंग के लिए यूज लेगा, और अगर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों के लिए बॉन्डिंग के लिए यूज लेते हैं तो फिर ये मोनोऑक्साइड बना सकते हैं, क्योंकि वो जो दोनों ऑक्सीजन हैं, वो सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक ही ऑक्सीजन के साथ साजित हो जाएंगे तो मोनोऑक्साइड इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर पी के और एस के दोनों इलेक्ट्रॉनों को यूज ले लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ हमें डाइऑक्साइड मिलने वाला है। तो ये मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। अगर इन सारे एलिमेंट्स को मैं ई से रिप्रेजेंट करूँ तो EO यानी मोनोऑक्साइड भी बन सकता है और EO2 यानी डाइऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक है, ई का मतलब यहाँ एलिमेंट है। अब मैं पहले मोनोऑक्साइड की बात कर लेता हूँ। कार्बन का जो मोनोऑक्साइड बनेगा वो CO बनने वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिलिकॉन का जो बनेगा वो बनेगा SiO2। जर्मेनियम का जो बनेगा वो बनेगा GeO। उसके बाद में टिन का जो बनेगा वो होगा SNO, और Pb का जो बनने वाला है वो बनने वाला है PbO। तो ये इनके मोनोऑक्साइड हो गए। इन मोनोऑक्साइड में एक जो खास बात है वो आप यहाँ से देख लें, ये जो सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड है ये केवल उच्च ताप पर, जो बहुत हाई टेम्परेचर की हम बात करते हैं वहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये हाईली अनस्टेबल है, एग्जिस्ट करता नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो ये क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल, अत्यधिक अस्थायी ऑक्साइड है ये। मोनोऑक्साइड में से किसका अस्तित्व नहीं होता? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कौन होगा? सिलिकॉन का ऑक्साइड होगा, इसका अस्तित्व नहीं होता है। बाकी के सारे मोनोऑक्साइड ज्ञात हैं। अब कार्बन का जो मोनोऑक्साइड ज्ञात है, ये कार्बन का मोनोऑक्साइड चूंकि हमें पता है ऑक्साइड या तो अम्लीय प्रकृति के या क्षारीय या उदासीन या उभयधर्मी, उनकी कोई ना कोई प्रकृति जरूर होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये तो है उदासीन, ये न्यूट्रल है, ध्यान दीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति उदासीन है। जर्मेनियम का ऑक्साइड चूंकि हमें पता है ये अधातुएं हैं, ये उपधातु है, नीचे वाली धातु है। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के ज़्यादा होंगे, अधातुओं के होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो जर्मेनियम का जो ऑक्साइड है मोनोऑक्साइड, ये किस प्रकृति का हो जाएगा? ये अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड होगा। इसके अलावा टिन और लेड के जो ऑक्साइड हैं, ये दोनों ऑक्साइड कैसे हैं? ये दोनों ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो मोनोऑक्साइड कौन कौन से हैं, उनमें से कौन से अस्तित्व में हैं, और उनमें से कौन से अम्लीय हैं और कौन से उदासीन, कौन से उभयधर्मी, ये भी हमने चेक कर लिया। सिलिकॉन का ऑक्साइड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, अत्यधिक उच्च ताप पर एग्जिस्ट करेगा केवल। तो यहाँ पर हम अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इनमें से कार्बन का जो मोनोऑक्साइड है इसका थोड़ा डिटेल से डिस्कशन हमारे सिलेबस में है, तो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का थोड़ा डिटेल डिस्कशन आपको दे देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है? सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बनाने की विधियों में देखिए आप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखिए, सबसे पहले इसको बनाया जा सकता है किससे? कार्बन या फिर कार्बनिक यौगिक जो भी थे जिनमें कार्बन होता है, कार्बन युक्त जो यौगिक थे या खुद कार्बन, उस कार्बन के आंशिक दहन से, पूर्ण दहन हम नहीं करें, उस कार्बन का केवल क्या किया जाए? कार्बन का केवल आंशिक दहन किया जाए, पार्शियल कम्बिशन उसका हो। उसमें क्या होता है?
अगर आप कार्बन का आंशिक दहन करते हैं तो C+O, इससे क्या बन जाएगा, O2 सॉरी, कार्बन यहाँ सॉलिड है, ऑक्सीजन यहाँ गैस है। अगर पूर्ण दहन करवाओगे तो CO2 बन जाएगा, लेकिन अपूर्ण करवाएंगे, ऑक्सीजन कम रखेंगे, ऑक्सीजन की नियंत्रित मात्रा ही हम देंगे, तो यहाँ पर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो कार्बन के आंशिक दहन से हम बना सकते हैं। दूसरा जो तरीका है कार्बन के मोनोऑक्साइड को बनाने का, तो दूसरा तरीका है, अगर हम जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल, उस अम्ल के निर्जलीकरण से, अब कौन से अम्ल के निर्जलीकरण से वो आप देख लीजिए। कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिनके निर्जलीकरण से, ये एक अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं फॉर्मिक एसिड लेता हूँ HCOOH, इस HCOOH इसका निर्जलीकरण, अब जल भी हमें निकलवाना है तो निर्जलीकारक के रूप में हमें कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 का क्या काम है, ये जल को सांद्र H2SO4 ये 4 प्रकार के काम करता है, उनमें से एक महत्वपूर्ण काम है जल निकालना। तो यहाँ इस सांद्र H2SO4 का काम जल निकालने वाला है, इसे हम निर्जलीकारक कहेंगे। यहाँ निर्जलीकरण अभिक्रिया होगी। अब निर्जलीकरण अभिक्रिया अगर यहाँ हो रही है तो ऐसी स्थिति में इसमें यहाँ से OH और ये H, ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, H2O बन जाएगा और एक बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई और H2O बाहर निकल गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने के लिए आप फॉर्मिक एसिड HCOOH, क्या बोलते हैं हम इसको हम फॉर्मिक अम्ल, बहुत ही अच्छा अम्ल है फॉर्मिक अम्ल, अच्छे से जानते हो आप। चींटी के अंदर ये उपस्थित होता है। चींटी जब डंक मारती है तो जो जलन होती है वो जलन इस एसिड के कारण ही है। चींटी को फॉर्मिका बोलते हैं लैटिन में। तो चींटी में उपस्थित इस अम्ल को फॉर्मिक अम्ल, ये इसका रूड नाम है। IUPAC नाम आपको पता है, मेथेनोइक एसिड है जो आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक में। सेकेंड हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड नहीं, आप अगर 2 COOH के मॉलिक्यूल्स को डायरेक्ट, 2 COOH के ग्रुप्स को डायरेक्ट जोड़ दोगे एक दूसरे के साथ तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सिंपलेस्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये है जिसे हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं इसको? दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड है। तो इस ऑक्जेलिक एसिड में भी अगर आप वही कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं तो कंसंट्रेट H2SO4 जल का निष्कासन कर देता है। बहुत फेमस ये इक्वेशंस हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या होगा, एक OH और यहाँ से H जल का अणु निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा CO2 का, तो एक क्या बन जाएगा CO। तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाएगी, CO2 भी बन जाएगा और वाटर भी बन जाएगी। तो ये 3 चीज़ें यहाँ बनने वाली है, CO प्लस CO2 प्लस H2O। H2O, CO2 और CO ये तीनों गैस के रूप में हमें मिलेंगे। अच्छा, इसके गैसीय मिश्रण को अगर पृथक करना हो तो कैसे पृथक करेंगे? इसके गैसीय मिश्रण को पृथक करना हो तो सबसे पहले अगर हम निर्जल, सबसे पहले वाटर को यहाँ से हटा देंगे हम, अगर हम इसको निर्जल CuSO4 के ऊपर से प्रवाहित करेंगे तो जल के अणुओं को तो ये सोख लेगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, निर्जल CuSO4 की जगह निर्जल CaCl2 लीजिए, ये सबसे अच्छा अवशोषक है जल का, जल को अवशोषित कर लेगा अपने अंदर। तो निर्जल CaCl2 लोगे तो उसके बाद CO और CO2 ही मिलेंगे, जल को तो ये अवशोषित कर लेगा। निर्जल CaCl2 जल का अच्छा अवशोषक है, पढ़ते भी हम इसके बारे में। CO और CO2 में से आपको पता है ये जो CO2 है, ये CO2 तो एक एसिडिक ऑक्साइड है, और जो एसिडिक ऑक्साइड है, अम्लीय जो ऑक्साइड होते हैं उनको अवशोषित करने के लिए आप कोई क्षारीय पदार्थ काम में ले सकते हैं। तो अगर आप इसे KOH के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हो तो KOH खुद एक क्षार है, इसके जलीय विलयन में से प्रवाहित करने पर ये CO2 को अवशोषित कर लेगा और हमें केवल क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ से मिलने वाला है केवल कार्बन मोनोऑक्साइड CO। और कार्बन मोनोऑक्साइड को अवशोषित करवाने के लिए ये भी आप ध्यान रखिए, ये नाम आपको याद रखने होते हैं। इसके लिए आपको क्या काम में लेना होगा, इसके लिए आपको अमोनिकल यानी अमोनिया युक्त क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, नॉट Cu2Cl2, CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड हम यहाँ यूज लेंगे।
तो ये क्या करेगा, CO को अवशोषित कर लेगा, और CO को अवशोषित कर लेगा तो CuCl.CO ये एक जो योगोत्पाद है ये हमें मिल जाएगा। तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ये किसका अवशोषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। KOH कार्बन डाइऑक्साइड का। निर्जल CaCl2 ये जल का। तो इस मिश्रण में से आप कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसे पृथक कर सकते हो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का जो तरीका था, एसिड के डिहाइड्रेशन से, फॉर्मिक एसिड के डिहाइड्रेशन से बना सकते हो, ऑक्जेलिक एसिड के डिहाइड्रेशन से बना सकते हो। अगर मैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लूँ लेकिन 3 कार्बन वाला लूँ, यहीं पे अगर मैं 3 कार्बन वाला ले लेता हूँ, 2 COOH तो है लेकिन एक CH2 के थ्रू ये लिंक्ड है। अगर यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो हम ले रहे हैं इस एसिड को बोलते हैं मेलोनिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, मेलोनिक एसिड। 3 कार्बन का जो एसिड है ये मेलोनिक एसिड है। यहाँ सांद्र H2SO4 लेंगे, ये जल निकालेगा। जल निकालने पर क्या बनने वाला है, देखिए आप, यहाँ से एक OH का मोलिक्यूल ये और एक यहाँ से हाइड्रोजन हो जाएगा। ऐसे ही एक OH का मोलिक्यूल ये और एक और हाइड्रोजन यहाँ से हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएंगे, 2H2O। फिर बचेगा क्या, COC एंड CO। इस CO में क्या होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ी रहेगी। फिर ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और इस कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा जिसमें 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होंगे, C3O2। ये मेलोनिक अम्ल में से जल निकालने से बना था, इसलिए इसको हम मेलोनिक अम्ल का एनहाइड्राइड बोलेंगे या मेलोनिक एनहाइड्राइड बोलेंगे। ये मेलोनिक अम्ल में से जल निकालने के बाद में अंतिम उत्पाद है, हमें पता है निर्जलीकरण के बाद जो अंतिम उत्पाद होता है उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो ये मेलोनिक अम्ल के निर्जलीकरण का अंतिम उत्पाद है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, मेलोनिक एनहाइड्राइड, C3O2 या कार्बन सब ऑक्साइड भी इसको बोला जाता है। इसका एक और जो नाम है वो दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। ओके, इसी को कार्बन सब ऑक्साइड भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हर कार्बन, जितने भी कार्बन थे, हर कार्बन ने 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं। अगर 2 पाई बॉन्ड हो तो वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हर कार्बन में sp संकरण है, रेखीय संरचना है। ये कैसी संरचना है, रेखीय। तो कई बार इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसी के साथ आप आगे रेफरेंस के फॉर्म में ये भी ध्यान रखिए, मेलोनिक अम्ल की सांद्र H2SO4 से क्रिया करवाओगे, जल निकलेगा तो क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल से जल निकलेगा तो क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल से जल निकलेगा तो क्या होगा। इस रिएक्शन पर बेस्ड एक मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन पूछ लिया गया था नीट में, नीट 2018 में। तो आप ध्यान रखिए, कई बार रिएक्शन हमें पता हो तो हम स्टोइकियोमेट्री, वहाँ रिएक्शन लिखी हुई नहीं थी, सिर्फ सीधा यही था, ऑक्जेलिक एसिड की अमाउंट दी थी और कंसंट्रेट H2SO4 डाला था, बनने वाली गैस के ग्राम की बातें वहाँ चल रही थी। तो वो सारी बातें हमें देखनी है। रिएक्शन पता हो तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं हमारे लिए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने का एक और तरीका, दूसरा तरीका हमें पता चल गया। अब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने का तीसरा तरीका बताता हूँ आपको। इसके लिए आप क्या करें, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड पर हम क्या करें, इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड पर अगर कंसंट्रेट H2SO4 का एडिशन करवा दे, कंसंट्रेट H2SO4 का एडिशन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पोटेशियम +1 में, आयरन यहाँ +2 में है, CN-1 होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पोटेशियम +1 में अपना सल्फेट बना लेगा तो K2SO4 हो जाएगा, प्लस आयरन का भी सल्फेट बन जाएगा FeSO4। और ये जो साइनाइड थे, इन H के साथ हमें पता है कम वाष्पशील अम्ल ज़्यादा वाष्पशील अम्ल का निर्माण कर देता है, तो ये HCN बना देगा। तो यहाँ K2SO4 FeSO4 और HCN की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो HCN बना हुआ है, अभी भी H2SO4 तो पड़ा हुआ है इसमें, ये कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, ये कंसंट्रेट H2SO4 आगे फिर इस HCN के ऊपर रिएक्शन होगी और HCN का जल अपघटन हो जाएगा। तो
तो ये बना लेगा HCOOH। क्या बना लेगा? HCOOH। और आपको पता है फॉर्मिक एसिड पर तो अभी भी हमने H2SO4 डाला था, तो ये रिएक्शन आगे फिर कंटिन्यू होती रहेगी और हमें क्या मिल जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड पर कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं। अगर आपने कंसंट्रेट H2SO4 नहीं डाला तो आपकी रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी और एक विषैली गैस HCN बनेगी। डाइल्यूट H2SO4 यहाँ रुक जाता है, कंसंट्रेट H2SO4 हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है उस गैस का निर्माण होगा। तो एक तीसरा तरीका आपने ये भी देख लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने का। चौथा तरीका मैं आपको बताता हूँ। चौथे तरीके में हम क्या करते हैं, कार्बन जो होता है, कोक जो होता है, इस कोक के ऊपर भाप H2O को प्रवाहित करते हैं। रक्त तप्त कोक पर गर्म जलवाष्प प्रवाहित की जाती है। गर्म जलवाष्प प्रवाहित की जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस मिल जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी। ये जो गैसीय मिश्रण है, इस गैसीय मिश्रण को जल गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जल गैस, या फिर इसको संश्लेषण गैस भी बोलते हैं। कौन सी गैस है ये? संश्लेषण गैस भी है, क्योंकि इससे कई प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है, तो संश्लेषण किया जा सकता है, इसलिए इसको सिन गैस भी बोला जाता है। क्लियर है ये चीज? तो जल गैस या सिन गैस की फॉर्मेशन यहाँ हो रही है। अगर हम कोक पर, कोयले पर, रक्त तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो यह होगा। अगर रक्त तप्त कोक पर, 5वें नंबर के रिएक्शन देखिए आप, रक्त तप्त कोक जो था, इस रक्त तप्त कोक पर हम जलवाष्प नहीं वायु प्रवाहित कर दे। वायु में ऑक्सीजन गैस होती है और नाइट्रोजन, मेनली ये दो ही गैसें होती है। तो अगर कोयले पर गर्म वायु प्रवाहित कर दे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर लगभग 500 केल्विन के आसपास है, अप्रॉक्स 500 केल्विन हमें रखना होता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमें अप्रॉक्स 1300 केल्विन के आसपास रखना है। इतने टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा गर्म वायु को रक्त तप्त कोक के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो नाइट्रोजन से पहले ऑक्सीजन जल्दी रिएक्शन करेगी, क्योंकि नाइट्रोजन में तो N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, वो टूटने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो जल्दी बॉन्ड कौन से टूटेंगे? ऑक्सीजन के, क्योंकि इसमें तो डबल बॉन्ड ही है औरों के बीच में, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने से नहीं टूटेगा, ये टूटेगा, इससे रिएक्शन करेगा, नियंत्रित मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी तो कार्बन का मोनोऑक्साइड बन जाएगा और N2 गैस बन जाएगी। ये जो CO प्लस N2 का जो मिश्रण है, इस मिश्रण को बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस। तो जल गैस क्या है वो भी आपको पता चल गया, और प्रोड्यूसर गैस क्या है ये भी आपको पता चल गया है। CO और N2 का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस है, जबकि CO और H2 का मिश्रण जल गैस है। यहाँ जो CO मिल रही है वो प्योर नहीं मिल रही, और दूसरी जो गैसें हैं उनका इसमें क्या है, उन सभी गैसों की इनमें अशुद्धि है एक प्रकार से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे कोई भी एप्रोप्रिएट मेथड यूज करके। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो आपने यहाँ देख लिए हैं। अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है कार्बन मोनोऑक्साइड जो थी, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के गुण कौन कौन से हैं, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। तो गुणधर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके गुणधर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के गुणधर्मों के बारे में। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस है, ये आपको पता है, इसमें कोई रंग नहीं होता। दूसरा, ये गंधहीन गैस है, इसमें गंध भी किसी प्रकार की नहीं, बिना रंग वाली और बिना गंध वाली गैस है, लेकिन ये विषैली जरूर है, इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना है। विषैली है। विषैली क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड जब शरीर में प्रवेश करती है तो ये अंदर जाकर के रक्त में, रक्त का एक घटक है हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के योग से। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है एक गैस को अपने साथ जोड़ना
फिर उस गैस को जहाँ उसकी कमी हो वहाँ वापस छोड़ देना। जैसे कोशिकाओं के अंदर CO2 ज़्यादा होती है, वहाँ पर जब पाचन होता है तो पाचन से ऑक्सीकरण होता है भोजन का, तो वहाँ कार्बन CO2 में बदल जाता है। तो CO2 का प्रेशर ज़्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन वहाँ से CO2 को अपने साथ जोड़ लेता है, और फेफड़े में आते ही वहाँ CO2 का प्रेशर कम होता है तो उसको रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन को जोड़ लेता है। तो गैस को जोड़ना और वापस हटाना ये काम हीमोग्लोबिन का है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ता है तो इसके साथ इसकी बंधुता ऑक्सीजन के कंपेयर में 300 गुना ज़्यादा होती है। अत्यधिक स्थायी संकुल है ये। ऑक्सीजन के कंपेयर में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड 300 गुना ज़्यादा मजबूती से जुड़ता है। अगर यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी हुई रहती तो उसको हटाना आसान था, लेकिन एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया फिर उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये विषैला है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके स्थायी कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये एक उदासीन गैस थी, हमें पता था। जल में ये बहुत कम घुलता है। क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियाकृत क्यूप्रस क्लोराइड में ये घुल जाता है, ये भी हमने बात कर लिया, तो उसका एक अच्छा अवशोषक था। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर आप देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है और 2 का साझा कर लेता है। तो कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख लेता है। 4 में से 2 का साझा कर लिया, 2 अपने पास रख लिए। इसका अष्टक पूरा हो गया, 8 हो गए, लेकिन इसके 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए। और जब इसके 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन थे उन 4 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रख लेगा, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था उससे इसको क्या दे देगा, लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन देगा, यानी उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का अष्टक इसलिए पूरा हुआ क्योंकि ऑक्सीजन ने कार्बन को लोन पेयर डोनेट किया है, इससे कार्बन का अष्टक पूरा हुआ। अब कार्बन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। लोन पेयर डोनेट कर सकता है इसलिए एक लुईस क्षार है, लोन पेयर देने वाले लुईस क्षार है, और लोन पेयर से धातु के साथ जुड़ गया तो इसका मतलब ये लिगेंड का काम भी कर सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत अच्छा लिगेंड भी है और एक बहुत अच्छा लुईस क्षार भी है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में से ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकता है, कार्बन भी लोन पेयर दे सकता है। तो ज्यादा प्रबलता से कौन अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है? तो इन दोनों की एक ही आवर्त में अगर एलिमेंट होते हैं, एक ही आवर्त के तत्वों में तुलना होती है, तो फिर विद्युत ऋणता वहाँ एक प्रमुख कारक हो जाता है। तो कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, इसलिए ये इसकी डोनर साइट है, ये पहले देगा। तो यहाँ ये दाता है, यहाँ ये इसकी डोनर साइट है। ओके, देगा कार्बन ही अपने लोन पेयर को जब भी देना होगा। तो एक तो ये बात हमें ध्यान में रहे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर में कार्बन के पास भी लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, बट कार्बन ही अपने लोन पेयर के थ्रू वहाँ बॉन्डिंग करता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और देख लीजिए आप, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर होने से एक द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न होता है, एक पोलरिटी जो जनरेट होती है, उसमें कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में चले जाते हैं, इसलिए डाइपोल मोमेंट जो बनता है वो डाइपोल मोमेंट बनता है ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। और यहाँ जो भी डाइपोल मोमेंट बनता है उस डाइपोल मोमेंट को मैं म्यू लिख देता हूँ। ओके, तो कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर होने से ऑक्सीजन की ओर एक डाइपोल मोमेंट बन गया, बट ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दिए, तो इससे क्या हुआ, एक डाइपोल मोमेंट इस साइड में भी बन गया। ऑक्सीजन ने लोन पेयर इसको दिए तो ऑक्सीजन पर इस कोवेलेंट बॉन्ड, इस डेटिव बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आया, इस पर नेगेटिव आया, तो इस साइड में एक डाइपोल मोमेंट बन गया। तो यहां जो डाइपोल मोमेंट बना था, इस डाइपोल मोमेंट में से कुछ हिस्सा इसके कारण कैंसिल हो गया, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का द्विध्रुव आघूर्ण जितनी उम्मीद की जाती थी, जितना अपेक्षित था उतना आता नहीं है, उससे कम आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। CO का जो द्विध्रुव आघूर्ण है, CO का जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ये द्विध्रुव आघूर्ण अपेक्षित मान से कम प्राप्त होता है, अपेक्षित
मान से कम प्राप्त होता है। और अपेक्षित मान से कम क्यों प्राप्त होता है वो आपको पता चल गया होगा। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कार्बन को डेटिव बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता है, जिसे जितना इसमें आना चाहिए था उतनी पोलरिटी इसमें नहीं आ पाती है। अच्छा, आपने देखा ये लिगेंड का भी काम कर सकता है। तो अगर ये लिगेंड का काम कर सकता है तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, C ट्रिपल बॉन्ड हो। ये लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। लॉन जो उपसहसंयोजक बंध उसको एक सामान्य सहसंयोजक बंध भी लिख दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ, इस बॉन्ड लेंथ को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं, मान लेता हूं कि ये x एंगस्ट्रॉन है। वैसे ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो एग्जैक्टली 110 एंगस्ट्रॉन आती है। ओके, लेकिन मैं उसको क्या मान लेता हूं, अभी x एंगस्ट्रॉन मान लेता हूं। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ध्यान दीजिएगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड O, इसने क्या किया, अपने लोन पेयर अगर किसी धातु को दे दिया, अगर ये धातु को दे देगा तो फिर इस समय इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हम इसको लिगेंड बोलेंगे। लोन पे डोनेट कर रहे हैं ऐसी स्पीशीज लिगेंड कहलाती है। और लिगेंड इस धातु के साथ मिलके, लिगेंड ने किसी धातु को अगर लोन पे डोनेट किए हैं, एक उपसहसंयोजक बंध बनाया है, एक सिग्मा उपसहसंयोजक बंध बनाया है, तो ये वाली जो कंडीशन है, इससे धातु और लिगेंड के बीच में एक संकुल यौगिक बन गया। तो यहाँ संकुल यौगिक बनते हैं। तो धातु और लिगेंड के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ऐसा जो संकुल बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो धातु जो संकुल बनाती है, उन संकुल को क्या कहा जाता है? उन संकुल को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। कौन से यौगिक कहा जाता है? उन संकुल को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। तो यहां क्या बन गया है, ये एक धातु कार्बोनिल बन गया है। अब इस धातु कार्बोनिल में क्या होगा, इस धातु कार्बोनिल में ये अपने लोन पेयर को इसको डोनेट कर देगा, और जैसे इस लोन पेयर को डोनेट करेगा, कार्बन के इस साइड के जो बॉन्ड थे वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन अब इस साइड में अट्रैक्शन करने लग गया, तो इधर वाली अट्रैक्शन में तो कमी आएगी। तो इससे क्या होगा, ये बॉन्ड थोड़ा कमजोर हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा तो इस बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी। समझ में आएगी कहानी? एक बात और आप ध्यान रखिएगा, ये कार्बन इस मेटल को लोन पे डोनेट करता है, सेम इसी टाइम क्या होता है, इस मेटल का भरा हुआ डी कक्षक अपना जो लोन पेयर है वो उठाकर इस कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त कक्षक में वापस से बॉन्ड बना लेता है। अब यहां देखिए कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, तो बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि कार्बन 5 बॉन्ड कैसे बना लेगा, लेकिन इसे आप एमओटी से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? 5वां बॉन्ड कैसे बन सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड में ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास रिक्त पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। ये कार्बन कोई कार्बन तत्व नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु का कार्बन है, सिंपल कार्बन नहीं है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो पढ़ते हैं, जो हमने बॉन्डिंग में पढ़ी है, वहां हमें पता है कि इसके पास रिक्त पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इस मेटल के पास भरा हुआ पूरी तरीके से भरा हुआ पूर्ण पूरित डी कक्षक है। तो डी कक्षक जो पूरा भरा हुआ था, उसमें से क्या होता है, ये पूरे भरे हुए डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन के रिक्त पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देता है। इससे क्या होगा, ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चालू कर देगा। ये पाई बॉन्ड है, और पाई डेटिव बॉन्ड जो होता है उसको बोला जाता है बैक बॉन्ड। तो इसमें बैक बॉन्ड की डेफिनेशन ही यही है। बैक बॉन्डिंग की डेफिनेशन है पाई डेटिव बॉन्ड को बैक बॉन्ड बोलते हैं। डेटिव बॉन्ड हो, उपसहसंयोजक बंध हो, पाई उपसहसंयोजक बंध को डेटिव बंध बोलते हैं, बैक बॉन्ड बोलते हैं। तो पाई उपसहसंयोजक बंध है, ये बैक बॉन्ड है। बैक बॉन्ड होने से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से ये वाला वीक हुआ, और ये वाला वीक हुआ। तो अगर यहाँ की बॉन्ड लेंथ, यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है, इस बॉन्ड लेंथ को मैं क्या मान लूं, इसकी बॉन्ड लेंथ को मैं y एंगस्ट्रॉन मान लूं, तो कन्फर्मली क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन x।
क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से ये वीक हुआ तो ऑक्सीजन दूर चला गया, तो बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो गई। तो y क्या होता है, हमेशा x से ज्यादा होता है। ये बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। धातु कार्बोनिलों में, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बंध लंबाई, धातु कार्बोनिल में CO में C और O के बीच की बंध लंबाई, और उदासीन कार्बन मोनोऑक्साइड के C और O के बीच की बंध लंबाई। तो उदासीन में बंध मजबूत होगा तो लंबाई कम होगी, यहां बंध की लंबाई ज्यादा हो जाएगी। यहां ये बात आप नोट कर लीजिए अच्छे से, जितनी ज्यादा ये बैक बॉन्डिंग होगी उतना ये ढीला होता जाएगा। बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, उतनी ज्यादा ये बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई तो ये ढीला हुआ, तो बॉन्ड की लेंथ उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। बैक बॉन्ड ये जितना स्ट्रांग बनेगा, ये जितना ज्यादा इसको डोनेट करेगा ना मेटल, उतना ही ये बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा और ये वीक होता जाएगा, जिससे ये बॉन्ड क्या होता जाएगा, ये वाला बॉन्ड इसमें लंबा होता जाएगा। अब बैक बॉन्ड कब ज्यादा बनेगा ये बताओ आप, तो जब ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से इसको देगा, और जल्दी से कब देगा, जब इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच हो, और इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब इस मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब नेगेटिव, इसके ऊपर अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये ज्यादा देगा, इस पर पॉजिटिव आ रहा है तो ये कम देगा। समझ में आ गई ये कहानी। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, अगर धातु के ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो फिर उसके लिए ज्यादा हो जाएगा। जैसे NiCO4 ये है और इसके ऊपर माइनस आ गया, तो ये नेगेटिव इस धातु का ही है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो उदासीन है। और एक हमसे ये पूछ लिया कि MnCO6 और प्लस, अब बताइए क्या होगा। तो यहां प्लस है, इसका मतलब Mn इसको कम देगा इलेक्ट्रॉन, और यह माइनस है तो ये ज्यादा देगा। तो यहां Ni और CO इसके बीच में जो बैक बॉन्ड बना है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग बनेगा तो ये वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी। तो अगर इसको मैं x1 मान लेता हूं बॉन्ड लेंथ को, यहां क्या होगा, यहां पर Mn के पास प्लस है तो ये इसको कम देगा तो ये वीक रहेगा, और ये वीक रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, और ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ को अगर मैं x2 मान लेता हूं तो ये कम आएगी, तो x2 की कंपेयर में x1 ज्यादा आएगा क्योंकि ये वीक है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स देकर के कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करवा लेते हैं, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का एक और उपयोग, पहला देखा आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस है, हीमोग्लोबिन के साथ बन जाती है, दिक्कत दे देती है। दूसरा आपने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लिगेंड का भी काम कर सकती है। तीसरा देखिए, एक और इंपॉर्टेंट यूज जो कार्बन मोनोऑक्साइड का है वो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा अपचायक भी है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा अपचायक है, यानी ये खुद का ऑक्सीकरण कर सकता है, खुद के ऑक्सीजन जोड़ सकता है। और अपचायक की जो भूमिका है इसको अच्छे से समझने के लिए आपको एलिंगम डायग्राम समझना होगा। तो अपचायक की भूमिका हम एलिंगम डायग्राम में डिस्कस करेंगे। एलिंगम आरेख में देखिएगा, एलिंगम आरेख में आप देखना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपको अपचायक की तरह कैसे काम करता है वो क्लियर होगा। एलिंगम डायग्राम हम कहाँ पढ़ते हैं, एलिंगम डायग्राम हम पढ़ते हैं जब मेटलर्जी का डिस्कशन करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो वहां मैं थोड़ा अच्छे से ये समझा पाऊंगा, इसलिए इसको मैं यहाँ छोड़ रहा हूं। तो ये कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड की केमिकल रिएक्शंस की बात थी। ओके, अब हम वापस आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको हमने थोड़ा डिटेल से पढ़ा है, डिटेल से सारी चीजें देखी हमने। वापस आ जाते हैं हम हमारी इस पुरानी कहानी पर। पुरानी कहानी में हमने क्या देखा है, हमने पुरानी कहानी में देखा है कि ये जो 14वें समूह के तत्व थे ये मोनोऑक्साइड बना सकते हैं, और मोनोऑक्साइडों में ये स्थिति थी, सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था। अब डाइऑक्साइड की बात कीजिए, कार्बन अपना डाइऑक्साइड CO2 बना सकता है, सिलिकॉन अपना डाइऑक्साइड SiO2 बना लेगा, जर्मेनियम अपना डाइऑक्साइड बना लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ZeO2 बना लेगा, टिन अपना डाइऑक्साइड बनाएगा, SnO2 बनाएगा, और Pb जब अपना डाइऑक्साइड बनाएगा तो वो PbO2 बनाएगा। ये सारी इसके डाइऑक्साइड हो गए। इन सारे डाइऑक्साइडों में से कार्बन का डाइऑक्साइड, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड और जर्मेनियम के जो डाइऑक्साइड हैं, ये सारे डाइऑक्साइड ये एसिडिक नेचर के हैं। कौन से नेचर के हैं? ये एसिडिक नेचर के हैं। और टिन का और लेड का जो आपको पता है समूह में नीचे जाते जाते हैं तो वैसे वैसे धनायन का आकार बढ़ता जाता है, और धनायन का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा तो उस धनायन की ध्रुवण क्षमता कम होती जाएगी, तो आयनिक गुण आ जाएंगे। तो ये सहसंयोजी यौगिक होते हैं, यहाँ आयनिक गुण ज्यादा होते हैं, और जहां आयनिक गुण ज्यादा होते हैं वो सारे ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों क्षारीय गुण आते जाएंगे नीचे आते आते। तो ये मोस्टली उभयधर्मी प्रकृति के रहने वाले। कौन सी प्रकृति के? उभयधर्मी। तो ये उभयधर्मी है, ये वाली एसिडिक ऑक्साइड है। अब इन ऑक्साइडों में से भी CO2 और SiO2 का डिटेल से डिस्कशन करना है। SiO2 जो है वो मैं आपको सिलिकेट में एक्सप्लेन करूंगा। CO2 का जरूर डिस्कशन हम यहाँ कर ले, CO2 के बारे में कुछ बातें हम यहाँ सीख लें। सबसे पहले तो ज्यादा है नहीं कोई खास इसके बारे में। सबसे पहले तो CO2 के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि देखिए आप। बनाने की विधि में आप देखिएगा जो सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका आपका जो है वो ये है कि आप किसी भी कार्बन युक्त पदार्थ का दहन कीजिए। किसी भी कार्बन युक्त पदार्थ का पूर्ण दहन कीजिए, आंशिक दहन मत कीजिए। कार्बन का कर लीजिए या कार्बन युक्त पदार्थ कोई भी, जैसे मीथेन का कर लिया, तो उससे भी हमें क्या मिल जाएगी? उससे भी हमें CO2 + H2, यानी ऑक्सीकरण कीजिए कार्बन युक्त पदार्थों का, वहां से आपको CO2 मिलने वाली है, अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो हम कहाँ काम में लेते हैं? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में CO2 बनाने के लिए क्या करते हैं? जो कार्बोनेट होते हैं, और सबसे सस्ता जो सबसे सुलभ है मिल रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट पर एसिड डाल देते हैं। एसिड HCl जो सबसे सिंपलेस्ट, हमें H2SO और भी हम यूज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जब एसिड डाला जाता है तो एसिड के प्रेजेंस में CaCl2 बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, CaCl2 बन जाएगा, और उच्च वाष्पशील H2CO3 बनता है जो कि अस्थायी है। और अगर ये अस्थायी है तो ये खुद टूट जाएगा, और ये टूट करके H2O और CO2 बना देता है। तो इस तरीके से अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट पर एसिड डालते हो तो CO2 बनती है। इसकी प्रयोगशाला विधि है। कई बार सीधा क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, सीधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कौन सी विधि इसकी प्रयोगशाला में निर्माण की है। तो हमें विधियां तो बहुत आती है, लेकिन प्रयोगशाला वाली भी आनी चाहिए अलग से। और या फिर आपसे जो कॉमर्शियल स्तर पर हम बनाते हैं, वाणिज्यिक स्तर पर जो बनाई जाती है वो पूछ ली जा सकती है, औद्योगिक स्तर पर जो बनाते हैं वो पूछ सकते हैं। तो उसमें सबसे सस्ता जो पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाई जाती है। हमें पता है क्षार मर्दक धातुओं के कार्बोनेट गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। तो यहाँ से CaO मिल जाएगा और साथ में CO2 हमें मिल जाएगी। तो CO2 को बना सकते हैं किससे? व्यापारिक तरीके से, वाणिज्यिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर। वहाँ पर सस्ती चीज़ों से बनाना है, हमें वहाँ ध्यान रखना है कि पैसों की बचत हो, सस्ती चीज़ें हम काम में ले और महंगे पदार्थ बना करके हम बेचें। इसलिए वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट के दहन से हम उस कैल्शियम कार्बोनेट के तापीय विघटन से बना लेंगे। ये हो गए CO2 को बनाने की विधि। अब CO2 के गुणधर्म देखिए आप। तो सबसे पहला जो काम है वो इसकी स्ट्रक्चर को देखना है। CO2 की स्ट्रक्चर आप देखोगे तो CO2 की स्ट्रक्चर में ये sp संकरण है, 2 डबल बॉन्ड आ गई। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब इसमें दोनों तरफ के जो पाईबंद बने हैं वो पी से बने हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है। अब ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इक्वल जो बॉन्ड की लेंथ आनी चाहिए थी CO2 में, वो आई नहीं। डबल बॉन्ड से की जो लेंथ आती थी उससे थोड़ी ज्यादा वाली लेंथ आई, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, कम लेंथ वहां आ रही थी। तो इसलिए क्या किया गया, ये अज्यूम किया गया कि CO2 का जो मॉलिक्यूल है, CO2 के मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं अनुनाद उपस्थित है।
CO2 का जो मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ थी वो 115 पिकोमीटर आ रही थी। CO बंध लंबाई, CO की जो बंध लंबाई थी वो कितनी आ रही थी? CO की बंध लंबाई 115 पिकोमीटर आ रही है। अब 115 पिकोमीटर जो बॉन्ड लेंथ आ रही है, ये बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड से तो कम है लेकिन डबल बॉन्ड से ज्यादा है, इसलिए इसमें रेजोनेंस इसकी जो है वो उम्मीद की गई और इसकी कुछ अनुनादी संरचनाएं बताई गई। अनुनादी संरचना ये थी कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अगर यहां आता है तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये यहां जाएगा, इस पर नेगेटिव आएगा। तो एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनी हुई है, बन गई, क्या बन गई? ऑक्सीजन यहां एक ही लोन पेयर रहने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इससे क्या होगा? इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव, एक पोलर स्ट्रक्चर बन जाएगी। या फिर क्या हो सकता है, इस साइड से रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाए और इस साइड से होगा, तो ये लोन पेयर अगर यहां आ गए तो फिर इस बॉन्ड को यहां ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो अगर ये वाली सिचुएशन बनती है तो CO2 की एक और अनुनादी संरचना बन जाएगी। C यहां सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, इस साइड में क्या रह जाएगा? केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, सॉरी उस साइड में तो ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और इस साइड में क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। सिंगल बॉन्ड हो गया, 3 लोन पेयर हो गया तो नेगेटिव, और यहाँ एक ही लोन पेयर बचा तो पॉजिटिव। तो CO2 में अनुनाद है और इसकी ये 3 अनुनादी संरचनाएं हैं, लेकिन उनमें सबसे स्थायी यही है और इसकी बॉन्ड लेंथ 115 पिकोमीटर, ट्रिपल बॉन्ड से थोड़ी कम, ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ से थोड़ी ज्यादा, डबल बॉन्ड की लेंथ से थोड़ी कम, यानी आंशिक जो गुण थे इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले वो प्रेजेंट थे, जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर भी है। तो एक तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, CO2 जल में बहुत कम घुलता है, CO2 जल में कम घुलने वाली गैस है और इसी के कारण इसका बायोलॉजिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रक्त में इसकी कम विलेयता है। रक्त में कम विलेयता होने से क्या फायदा हुआ? ये CO2 जो CO2 है, ये CO2 रक्त में जो प्लाज्मा में जल था उस जल के साथ इसने रिएक्शन की और H2CO3 बना लिया। अब ज्यादा नहीं घुली, थोड़ी सी CO2 घुली, थोड़ा सा H2CO3 बना। ये जो थोड़ा सा H2CO3 बना, ये थोड़ा सा H2CO3 डिसोशिएट हो गया, दुर्बल अम्ल था, और टूट करके पहली बार टूटा HCO3 माइनस और H3O प्लस बन गया। फिर क्या हुआ? ये जो HCO3 माइनस था, ये इसका बहुत कम हिस्सा, क्योंकि दोबारा आयनन बहुत कम होता है, दुर्बल अम्ल का दोबारा आयनन बहुत कम होता है, तो वही H3O प्लस और CO3 माइनस 2 बन गया। आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखा हमने सारी चीजें। तो H2CO3 रक्त में यानी प्लाज्मा में, रक्त में CO2 इस रूप में होती है, वो टूट कर ये बनाता रहता है और ये टूट कर आगे ये बनाता रहता है। ये अभिक्रिया अत्यंत कम मात्रा में होती है, तो मेनली हमारे रक्त में H2CO3 और HCO3 माइनस होता है। तो रक्त में क्या है? रक्त में ये मिले हुए हैं, एक तो हमारे पास H2CO3 है और एक हमारे पास HCO3 माइनस है। दुर्बल अम्ल और उसका संयुग्मी उपस्थित हो, ये इसका संयुग्मी ऋण आयन है, ये उपस्थित होने से ये बफर की तरह कार्य करता है। तो रक्त किस कारण से बफर हो आप समझ जाइए। CO2 का एक्वस सॉल्यूशन है, वहां H2CO3 और HCO3 माइनस से बाइकार्बोनेट का वो बफर है, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट का वो बफर है। इसलिए रक्त की पीएच, रक्त में कोई भी चीज हम ऐड कर दे, थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस, ब्लड की पीएच वो की वो रहती है। ब्लड अपनी पीएच को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि ब्लड खुद अपने आप में एक बफर सॉल्यूशन है, इसकी पीएच इतनी आसानी से बदलती नहीं है। तो ये आपने देख लिया है। इसके अलावा CO2 एसिडिक है, तो बेस से तो रिएक्शन करेगा ही करेगा। ये क्षार से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लेना अच्छे से, खूब रिपीट होती है चीज। H2CO3 का जो रक्त में सॉल्यूशन होता है वो बफर सॉल्यूशन की तरह व्यवहार करता है और एक एप्रोप्रिएट पीएच को ये मेंटेन करके चलता है। इसके अलावा क्या बीमारी है इसमें? CO2 एसिडिक होने के कारण बेस में घुल जाएगा और घुल करके कार्बोनेट लवण बना लेगा, Na2CO3, और कार्बोनेट जो बनेंगे ये अगर एक्सिस में CO2 पास कर दी, एक्सिस में क्या पास कर दी? CO2 पास कर दी, तो सभी कार्बोनेट क्या बना लेते हैं? बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्लियर है ये चीज? तो CO2 का
जो सॉल्यूशन था, बेसिक सॉल्यूशन, CO2 को किसी बेस में डाला, जलीय विलयन, क्षार का जलीय विलयन उसमें प्रवाहित किया, तो पहले कार्बोनेट बनेंगे जो अधिके में बाइकार्बोनेट बना लेंगे। ये जो अभिक्रिया ये यूज होती है जब आप CO2 की रिएक्शन करवाते हो किससे, चूने के पानी से, लाइम वाटर। लाइम वाटर कलरलेस होता है लेकिन है तो ये भी क्षार, इसी क्रिया करके पहले कार्बोनेट बनाता है जिससे वो दूधिया हो जाता है, और ज्यादा प्रवाहित करते हैं तो यही कार्बोनेट क्या बना लेता है, बाइकार्बोनेट, जिससे इसका दूधियापन गायब हो जाता है। इस ब्लॉक में खूब डिस्कस इस बात का हम करते रहते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज किसकी है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है CO2 की। इसके अलावा CO2 में एक और खास बात है, CO2 सूर्य से आने वाली जो विकिरणें थी वो पृथ्वी से टकरा करके जब वापस से परावर्तित होकर के लौट के जाती है तो CO2 के मॉलिक्यूल्स उनको रोक लेते हैं। इसी कारण से इसका उपयोग ग्रीन हाउस इफेक्ट में किया जाता है। जहां पोलर जो कंट्रीज होती है, ध्रुवीय प्रदेश है, वहां खेती करने के लिए एक उपयुक्त ताप की जरूरत पड़ती है। ताप बहुत कम है तो वहां पर पेड़ पौधे जो है वो अपनी वृद्धि नहीं कर पाते, वो उग नहीं पाते उस कंडीशन में। तो उसके लिए क्या करते हैं, वहां पर कांच के घर बनाए जाते हैं जिनके अंदर CO2 भर देते हैं, तो वो क्या करती है, अंदर टेम्परेचर को बढ़ा के रखती है। तो उच्च ताप रखने में ये वो हाउस फिर ग्रीन रहता है। कांच का घर बना दिया, अंदर पेड़ पौधे लगा दिए और CO2 भर दी, तो CO2 टेम्परेचर हाई रखेगा तो पेड़ पौधे वृद्धि कर लेंगे और ग्रीन रहेगा वो हाउस, इसलिए उसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। अब ये इफेक्ट क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसके अंदर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है। CO2 की मात्रा ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि पर्यावरणीय परिस्थितियां अब नियंत्रण में नहीं है। CO2 का उत्पादन करने वाली चीजें वो ज्यादा होती जा रही है और CO2 को अवशोषित करने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो कम होते जा रहे हैं दिनों दिन। तो दिनों दिन CO2 को उत्पन्न करने वाले बढ़ते जा रहे हैं, जो CO2 को उत्पन्न करने वाले थे ऊपर गए और अवशोषित करने वाले नीचे, तो बैलेंस गड़बड़ हो गया और वायुमंडल में CO2 ज्यादा हो गई। CO2 ज्यादा होने से यहाँ का टेम्परेचर भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल एक गैस है CO2। इसके अलावा CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं क्योंकि जो ठोस CO2 है वह आणविक ठोस है, उसमें दुर्बल वान डेर वाल अन्योन्य क्रियाएं हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है ठोस CO2 में, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ठोस CO2 में क्या है, ये CO2 का एक मॉलिक्यूल है, इस CO2 के मॉलिक्यूल के पास दूसरा CO2 का मॉलिक्यूल आ गया, तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई इंटरेक्शंस नहीं है, कम इंटरेक्शंस है। तो उसके अंदर C डबल बॉन्ड O वाले कंटिन्यू बॉन्ड नहीं है, दो बॉन्ड आए फिर वीक आ गया, फिर दो बॉन्ड आए फिर वीकनेस आ गई। तो जैसे ही गर्म करते हैं तो ये सीधे ठोस से गैस बन जाती है, इसलिए शुष्क गैस है, द्रव वाली अवस्था इसके अंदर आती नहीं है, ऊर्ध्वपातज ठोस है। तो ये सारा मामला इसके ऑक्साइडों से रिलेटेड था। बहुत अच्छे से हमने ये सारी चीजें कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं आगे। अच्छा, इसमें मोनोऑक्साइड हमने बात कर ली थी, डाइऑक्साइड ही हमने बात कर ली। डाइऑक्साइड में SiO2 जो है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब सिलिकेट पढ़ रहे होंगे। केमिकल रिएक्टिविटी में अब मैं सेकंड की ओर जा रहा हूं और वो है रिएक्शन विथ वाटर। जल के साथ जब रिएक्शन होती है तब क्या होगा, जल के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम सामान्य जल से अप्रभावित रहेंगे। सामान्य जल आप इसको देंगे तो सामान्य जल से ये क्रिया नहीं कर पाएंगे, सामान्य जल से अप्रभावित, यानी ये जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। टिन की रिएक्शन अगर आप जल से करवाते हो, नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। तो इसके साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो टिन अपना ऑक्साइड बना लेगा, SnO2 बना लेगा और H2 गैस बाहर मुक्त हो जाएगी। Pb के साथ जब जल की रिएक्शन करवाते हैं तो यहां क्या होगा, PbO की रक्षी परत बन जाएगी और रक्षी परत बनने से वो निष्क्रिय हो जाएगा, अभिक्रिया आगे नहीं चल पाएगी। तो Pb की रक्षी परत बनने से निष्क्रिय, ये आगे जाकर के क्या हो जाएगा, ये आगे जाकर के निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये वाली कहानी Pb के लिए आ गई। तो जल में आप देखिए मोस्टली इनएक्टिव है, लेड टिन क्रिया करेगा, H2 बनाएगा, बट Pb भी क्रिया तो करेगा लेकिन थोड़ी देर बाद में वो निष्क्रिय हो जाएगा PbO की परत बनने से। लेकिन अगर भाप के साथ इसकी रिएक्शन होती है
जो भी हमने किया था कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया था, आपको पता हो तो कोयले पर, रक्त तप्त कोयले पर जल वाष्प उसकी क्रिया करते हैं, तो फिर ये जल के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बना देगा। तो ये कब क्रिया करता है? जब हाई टेम्परेचर हो, मींस भाप के साथ इसकी रिएक्शन होती है केवल। सामान्य जल से ये क्या रहते हैं? अप्रभावित रहते हैं। और एक फाइनली जो रिएक्शन वो और आप देख लीजिए, रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये वाले डाई हैलाइड भी बना सकते हैं और ये वाले टेट्रा हैलाइड भी बना सकते हैं। टेट्रा हैलाइड और डाई हैलाइड दोनों की फॉर्मेशन यहाँ हो सकती है। जो डाई हैलाइड बनेंगे उन डाई हैलाइडों की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी, क्योंकि +2 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ती है, और टेट्रा हैलाइडों की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर घट जाएगी। चाहे इसे डाई हैलाइड हो या टेट्रा हैलाइड हो, दोनों में किसी भी एलिमेंट के डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड में टेट्रा हैलाइड जो होगा उसमें एलिमेंट +4 में होगा, और +4 में होगा तो इसको ज्यादा क्या करेगा? ध्रुवित करेगा और उसमें सहसंयोजी गुण ला देगा। इसलिए ये वाली जो टेट्रा हैलाइड है ये डाई हैलाइड के कंपेयर में ज्यादा सहसंयोजी है। EX4 और EX2 में ये ज्यादा सहसंयोजी होगा। तो सहसंयोजी गुणधर्म का क्रम भी आप देख लीजिएगा। ज्यादा सहसंयोजी कौन है? टेट्रा हैलाइड ज्यादा सहसंयोजी हैं बजाय किसके? डाई हैलाइडों की। इसके अलावा एक बात और देखिए आप, इनके ज्यादातर यौगिक कैसे होते हैं? सहसंयोजी होते हैं। ज्यादातर यौगिक कैसे होंगे? सहसंयोजी। लेकिन नीचे जाने पर धात्विक गुण आ जाते हैं तो ये वाले आयनिक यौगिक भी बना लेते हैं। तो टिन और लेड ये दोनों जो होते हैं ये दोनों SnF4 फ्लोरीन के साथ केवल, और Pb क्या बनाएगा? PbF4। ये केवल और केवल आयनिक है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे सहसंयोजी है। सभी हैलाइड 14वें समूह के जितने भी तत्व थे सबके डाई हैलाइड हो या टेट्रा हैलाइड हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? सहसंयोजी होते हैं। लेकिन टिन और लेड जब फ्लोरीन के साथ होते हैं तो डाई हैलाइड तो बनाते ही नहीं, सीधे टेट्रा हैलाइड बनाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा उच्च ऑक्सीजन अवस्था में ही यौगिक बनाता है। उच्च विद्युतीयता है फ्लोरीन की, तो ये हमेशा ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था में ही यौगिक बनाता है। तो टिन के साथ SnF2 नहीं बनता, PbF2 बनता ही नहीं है। फ्लोरीन है तो 4 ही बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये। तो ये जो दोनों बनते हैं वो आयनिक बनते हैं। आयोडीन हो भी मैं पहले ही बात कर चुका हूं, Pb के पास अगर आप आयोडीन को लेकर के आ रहे हो तो आयोडीन कहां बनेगा? +4 में। और इसका रीजन भी मैंने बताया था, Pb+4 बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है और आयोडाइड बहुत अच्छा अपचायक है। या हम ये कह सकते हैं कि Pb और I के बीच बना हुआ बंध इतना कमजोर होता है कि वो S के इलेक्ट्रॉनों को P में युग्मित ही नहीं करवा पाता, उसको एक्साइट ही नहीं करवा पाता है। तो वो भी सारी बातें हमने की थी। PbI4 यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, PbBr4 भी एग्जिस्ट नहीं करता। पिछले वाले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से ये बात देखी है, डिस्कस की है। मेरे हिसाब से इसमें आपके कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है ये चीज? और एक लास्ट, जब आप इनका जल अपघटन करवाते हैं तो कार्बन के डाई हैलाइड बनते ही नहीं है, कार्बन के तो टेट्रा हैलाइड बनते हैं। एक खास बात मैं आपको बता दूं, कार्बन के जो टेट्रा हैलाइड बनेंगे उनका जब आप जल अपघटन करवाओगे तो जल अपघटन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? उसका कारण समझ लीजिए। इनमें जो टेट्रा हैलाइड बनेंगे तो टेट्रा हैलाइड में क्या होगा? 4 हैलोजन चतुष्फलकीय रूप से इसके साथ जुड़े रहेंगे। अब कार्बन अगर यहाँ है तो कार्बन ने भी 4 हैलोजन से बॉन्ड बनाए चतुष्फलकीय रूप से। अब कार्बन के पास रिक्त कक्षक है नहीं। जब कभी भी जल अपघटन होता है तो जल अपघटन के लिए क्या जरूरी है कि जल पहले एक नाभिक स्नेही की तरह इसके धनावेशित केंद्र पर, ये प्लस होंगे और साइड वाले माइनस होंगे, तो ये इसके धनावेशित केंद्र पर आक्रमण करता है और अपना लोन पेयर इसके रिक्त कक्षक को देता है। हैलाइडों के जल अपघटन, सहसंयोजी हैलाइडों के जल अपघटन की एक खास बात समझ लीजिए आप। तो हैलाइड का जल अपघटन आप करवाओ तो हैलाइड के जल अपघटन में ध्यान रखिएगा, हैलाइड जो सहसंयोजी हैलाइड है उसका जो धनावेशित केंद्र है उसको ये अपना लोन पे डोनेट करता है। इसके लिए उसके धनावेशित केंद्र के पास रिक्त कक्षक होने चाहिए, और कार्बन में यही बीमारी है, रिक्त कक्षक ही नहीं है। तो कार्बन के पास रिक्त कक्षक नहीं हो तो फिर ये इसको ले नहीं पाएगा और आगे जल अपघटन नहीं होगा। लेकिन अगर हम कार्बन की जगह सिलिकॉन की बात कर लें, जर्मेनियम की बात कर लें, वहां लोन पेयर है, तो वहां क्या होता है, ये अपना लोन पेयर इसको देता रहता है और यहां से कोई भी एक हैलोजन रिमूव होता रहता है। SN2 मैकेनिज्म होती है
तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म में ये अपना लोन पेयर किसको देता रहेगा, E को, और E क्या करेगा, 4 में से 3 x रखेगा और 1 x को यहां से विदा करता रहेगा, उसके ऊपर आंशिक माइनस आता रहेगा और इसके ऊपर आंशिक प्लस आता रहेगा, इसको देता रहेगा और ये लेता रहेगा। SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है, वाल्डेन प्रतिबंध यहाँ होता है, ये फाइनली यहाँ से चला जाएगा, इससे ये पूरा जुड़ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा तो ये इसको दे देगा और H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ OH E X X एंड X प्लस ये H प्लस और ये X मिलके क्या बना लेंगे, HX। ये वाली रिएक्शन चलती है जब इनका हाइड्रोलाइसिस हम करवाते हैं। तो हैलाइडोमिस हाइड्रोलाइसिस कार्य उसका होता है जिसके धनावेशित केंद्र के पास रिक्त कक्षक हो, कार्बन के पास नहीं है, उसका कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें CCl4 के जल अपघटन की, तो CCl4 प्लस H2O कुछ नहीं होगा क्योंकि रिक्त कक्षक नहीं है, बट SiCl4 प्लस H2O बहुत कुछ होगा, सारे सिलिकॉन OH के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे और सिलिसिलिक एसिड का निर्माण हो जाएगा वहां पे। तो ये हमने देखा इस लेक्चर में ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। ओके, थैंक्स अ लॉट।